एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी कक्षा फॉर क्लास 9th एंड 10th एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 9 नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड दैट इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या क्या कंटेंट देख लें, एक बार फटाफट से उस पर नजर डाल लेते हैं। हम लोग दो टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी देखेंगे, कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, ग्लोबल पॉवर्टी, सीनी एरो, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी मेजर्स एंड द चैलेंजेस अहेड, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो ये जो चैप्टर है, अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें, पोवर्टी एज ए चैलेंज, कैसे एक चैलेंज है हमारे लिए गरीबी। तो ये चैप्टर डील करता है बहुत सारे डिफिकल्ट चेंजेस जो कि आज़ादी के बाद हमें फेस करने पड़े। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल्स, द चैप्टर डिस्कसेस द वे पोवर्टी इज सीन इन सोशल साइंसेज। पोवर्टी एक ऐसा ट्रेंड है या फिर वर्ल्ड में और इंडिया में जो कि पोवर्टी लाइन के कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है। कॉजेज ऑफ पोवर्टी एज वेल एज द एंटी पोवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। और लास्टली हमें ये बताता है कि पोवर्टी सिर्फ पोवर्टी कहना कि किसी इंसान के पास दो वक्त की रोटी नहीं है, सिर्फ वो गरीबी नहीं होती है, बल्कि उसका एक ब्रॉडर मीनिंग एंड ब्रॉडर कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सो ये जो गरीबी है बच्चों लोग, ये हमने डेली लाइफ में बहुत सारे लोग हमारे आसपास से गुजरते हैं और हमें ये लगता है कि शायद ये बहुत गरीब है। वो लोग लैंडलेस लेबर्स हो सकते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, या फिर वो शहरों में रह रहे लोग हैं जो झुग्गीज़ में यानी कि स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं। They could be daily wage workers at construction site or child workers in the dabbas. They could be beggars with the children in tatters. We see poverty all around us. In fact, भारत में हर पांचवा इंसान गरीब है, जिसके वजह से as per the data of 2011 and 12, 27 crore people are poor, which is roughly a data of 270 million people. इसका मतलब ये है कि इंडिया सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है। सो कुछ यहाँ पर इस पूरे मुद्दे के बारे में हमें बहुत ज़्यादा है ज़रूरी कि यहाँ पर हम कैसे फंसे, इससे निकाला कौन कौन सी जो है प्रोसीजर्स फॉलो करके इससे निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टू टिपिकल केस ऑफ पोवर्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो एक 33 ईयर ओल्ड राम सरन है जो कि डेली वेज लेबरर है, वीट फ्लावर में मील में वो काम करते हैं रांची में, झारखंड में। वो महीने के 1500 रुपये कमा लेते हैं और जिनको काम मिलता है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलता है, कभी कभार ही काम मिलता है। और उसके घर में 6 मेंबर्स हैं, उसकी वाइफ और उसके 4 बच्चे, और जो हैं 6th मेंबर वो खुद है। और बाकी सबकी एज जो है वो 12 से 6 महीने की है। वो अपने कुछ पैसे घर भेज देता है रामगढ़ में। उसके फादर लैंडलेस लेबर है जो राम शरण पर ही डिपेंड है, जो हाजिराबाग में रहते हैं। राम शरण एक कमरे के घर में रहता है जो कि बहुत ही बस्ती में, जहाँ पर बहुत ही भीड़ है। ब्रिक्स और टाइल से वो बना हुआ है, सैनिटेशन वगैरह बहुत ही ख़राब है। और उनकी जो वाइफ है संता देवी, वो 800 रुपये महीने एज अ पार्ट टाइम मेड काम करती हैं। और वो अपने लिए 2 वक्त की जो है रोटी और दाल बस निकाल रहे हैं, कोई न्यूट्रिशन वाला खाना उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है। उनके जो बड़ा बेटा है वो चाय की एक दुकान में जो है हेल्पर की तरह काम करता है और महीने के लगभग 300 रुपये वो उनको कमा के दे देता है। जो उनकी 10 साल की बेटी है वो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है। उनके कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, एक दूसरे के पुराने कपड़े ही पहनते हैं। उनके लिए इवन बहुत सारी चीज़ें खरीदना बहुत ही बड़ी लग्जरी है। और जो उनके यंगर किड्स है वो अंडर नरिश्ड है, यानी कि उनको खाने का भरपूर जो है चीज़ें नहीं मिल रही हैं और बहुत बार वो बीमार हो जाते हैं, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी बॉडी में होने लगती है। फिर एक और केस हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कि अर्बन एरिया का नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र का है। लाखा सिंह जो कि एक मेरठ में उत्तर प्रदेश जो है जगह, वहाँ पे ये काम करते हैं छोटे से गांव में। इनकी फैमिली के पास अपना कोई भी ज़मीन नहीं है, कोई छोटे छोटे जॉब्स करके अपना काम चला रहे हैं। कभी पैसा आता है, कभी पैसा नहीं आता, दिन के 50 रुपये बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद। और ये बच्चे लोग जो हैं दाल और वगैरह जो भी चीज़ें खरीदते हैं वो इतनी मेहनत के बाद भी किलोज़ में ही खरीद पाते हैं, वो भी समटाइम्स इन द ग्राम्स इटसेल्फ। ठीक है। इनके घर में 8 बच्चे हैं, 2 वक्त की रोटी कमाना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। लाखा सिंह कच्चे घर में रहते हैं और ये जो इनके जो इनके घर में महिलाएं हैं वो ज़्यादातर चारा इकट्ठा करना और खेतों में से लकड़ी इकट्ठा करना और खाना पकाने का काम करती हैं। फादर थे जो आपके लाखा सिंह के, वो 2 साल पहले ही ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन टीबी के पेशेंट थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी मदर भी बच्चे लोग अब कुछ सेम बीमारी यानी कि टीबी से अभी पीड़ित हैं और वो भी अभी लग रहा है कि उनकी हेल्थ में भी कोई सुधार नहीं है। लखा के गांव में प्राइमरी स्कूल है, वो वहां पर कभी नहीं गया। वो सिर्फ 10 साल का था जब उसने पैसे कमाना शुरू कर दिया। और ये जो है
साल में कभी कभार ही उसको कभी जो है नए कपड़े देखने को मिलता है। इवन जो तेल और साबुन है वो उनकी फैमिली में एक लग्जरी है। सो ये जो कहानी हमने पढ़ी इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि सिर्फ ये कहना कि किसी इंसान को 2 वक़्त की रोटी मिल रही है तो वो गरीब नहीं है, बल्कि गरीबी होता है जिस इंसान के पास खुद की ज़मीन नहीं है, जो बेरोज़गार है, नंबर ऑफ़ फैमिली में जितना पैसा चाहिए वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन है, अपने फैमिली मेंबर्स को इलाज भी नहीं दिला पा रहे, उनके बच्चों को भी 10-10 साल के बच्चों को काम करना पड़ रहा है और वो इसमें बिल्कुल हेल्पलेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत सारे डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी की तरफ लेके जाती है और हमको ये पता चल जाता है दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर एंड इट इज़ ऑल्सो अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल और वेयर सिचुएशन जहाँ पर वो बीमारी के बाद भी अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। इज़न्ट इट? पोवर्टी का मतलब है कि साफ पानी नहीं है और सैनिटेशन नहीं है, बट इट ऑल्सो मीन्स कि रेगुलर जॉब नहीं है और अच्छा पैसा वो नहीं कमा पा रहे हैं। एंड अबव ऑल इट मीन्स द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, यानी कि वो चाहते हुए भी अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, वो गरीबी होती है। पुअर पीपल इस सिचुएशन में इतना ज़्यादा इल ट्रीटेड हर जगहों पर करे जाते हैं, चाहे वो खेत हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो या फिर कोई भी ऐसी जगह हो, हर जगह उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी जाती है। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पोवर्टी। So one of the biggest challenge of independent India has been bringing ये जितने भी सारे यहाँ पर लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एब्जेक्ट पोवर्टी में इनको बाहर निकालना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। और महात्मा गांधी जी ने तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी कही है दैट इंडिया वुड ट्रूली बी इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकेम फ्री ऑफ द ह्यूमन सफरिंग, राइट। सो इतनी ज़्यादा पोवर्टी बड़ा जो है हमारे लिए चैलेंज है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पोवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट। तो अभी तक हमें ये यहाँ तक पता चल गया कि सिर्फ ये कहना दैट पोवर्टी किसी इंसान के पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं, वो काफ़ी नहीं है, बल्कि सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, एजुकेशन, इलिटरेसी, बहुत सारे फैक्टर्स इंसान को गरीबी की ओर धकेल देते हैं। सो ऐसे में बहुत सारे यहाँ पर बच्चों लोग आपको लोगों की परसेप्शंस देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर जो है जो सोशल साइंटिस्ट है, जो समाज के साइंटिस्ट है, वो ये कहते हैं कि देखो यूजुअली हम लोग जो इंडिकेटर होते हैं किसके, गरीबी के, वो ये करते हैं कि वो लोग कितना कमा पा रहे हैं और कितना खा पा रहे हैं। क्या सिर्फ वही सारी चीज़ें होती है पोवर्टी को नापने के लिए? जी नहीं मैम, बल्कि हम लोगों को क्या देखना चाहिए, लिटरेसी, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन यानी कि वीक इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऐसे में बच्चों लोग 2 फैक्टर्स यहाँ पर सोशल साइंटिस्ट द्वारा निकाले गए। नंबर 1 वॉज द सोशल एक्सक्लूजन एंड नंबर 2 वाज द वल्नरेबिलिटी। ये जो यहाँ पर सोशली एक्सक्लूड करा जाता है लोगों को, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट पोवर्टी जो है कैसे देखी जाती है कि वो आसपास में किन लोगों के साथ रहते हैं। उनको बेटर ऑफ पीपल जो हैं अपने आसपास देखना नहीं चाहते हैं। कभी आपने नोटिस करा हो जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पर बहुत सारी झुग्गियाँ ही देखने को मिलेंगी, और जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि बच्चों लोग इनको आमतौर पर जो है इक्वालिटी या फिर इक्वल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और यही कॉन्सिक्वेंसेस होता है यूजुअली, और एक कॉज भी होता है। कॉज है कि आपको सोशली एक्सक्लूड करा जा रहा है, और इसी कॉन्सिक्वेंस है कि वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोगों को जैसा एक्सपोजर मिलता है, जैसी नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, उस हिसाब से हम ग्रो करते हैं। पर अगर किसी को कुछ ऐसा एक्सपोजर या नॉलेज नहीं मिल रहा है तो ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स एंजॉय। ठीक है, तो इंडिया में तो टिपिकल केस है जहाँ पर बच्चे लोग सर्टेन कास्ट को बाहर रखा जाता है, सोशली एक्सक्लूजन से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, और ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, सिर्फ लो इनकम वाले लोगों के साथ नहीं होता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट सोशल साइंटिस्ट के द्वारा थ्योरी है दैट डिपेंड्स अपॉन द वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटीज एंड पोवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज, जैसे कि बैकवर्ड कास्ट के लोग, कुछ इंडिविजुअल जो विधवा हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप हैं, जो कि बहुत सालों से गरीब रहे, या फिर वो भी लोग बच्चे लोग जो किसी आपदा में गरीब हो सकते हैं, उनका सब कुछ उनके हाथ से चला जाए, तो वो लोग वल्नरेबल होते हैं। उनके पास और सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट बहुत बार वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज़। फर्दर ये भी एनालाइज करा गया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क, और वो लोग भी जो बहुत ग्रेटर एरिया में रहते हैं जहाँ पर रिस्क है, जैसे कि अर्थक्वेक का, सुनामी का, आतंकवाद का, वहाँ पर बच्चे लोग ये देखा गया है कि ये लोग काफ़ी वल्नरेबल होते हैं और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाते। In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected
Then the other people, when bad times come for everybody, whether a flood or earthquake or simply fall in the availability of jobs, यानी कि कुछ ऐसा तबका जो कि बहुत ज़्यादा उत्पीड़न के लिए एकदम रेडी है, यानी कि वो लोग जो इम्यून बहुत ज़्यादा जिनका कमज़ोर है उनको बीमारी ढूंढ रही है पकड़ने के लिए, राइट। चलिए, तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक के बाद शुरू होता है पोवर्टी लाइन। अब बहुत सारे जो हमारा सेंटर ऑफ डिस्कशन आके रुकता है, वो रुकता है एक ऐसे कंसेप्ट पर कि एक पोवर्टी लाइन बना दो और हमें एक लाइन पता हो, है ना, सही या गलत की। ऐसे ही रिचनेस और पुअर की जो लाइन है उसको जो है बोला गया कि डिफाइन करा जाए, और ऐसे ही हमारे पास एक नया कंसेप्ट एज अ पोवर्टी लाइन निकल के आता है। A common method used to measure poverty is based on the income or consumption levels. A person is considered poor if his or her income consumption levels fall below the minimum level necessary to fulfill the basic needs. What is necessary to satisfy the basic need is different at different times and in different countries. तो यहाँ पर बच्चों लोग क्या बोला गया, आप लोगों को एक जो है लाइन बना देनी चाहिए जहाँ पर इंसान कितने जो है चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, कितना वहाँ पर कंज्यूम करना चाहिए, वो जो है पोवर्टी लाइन यहाँ पर होती है। ये पोवर्टी लाइन हर एक देश की और हर एक कंट्री की, समय की और प्लेस की अलग होती है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जहाँ पर हम लोग बहुत सारे मिनिमम नॉर्म्स लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो जो लोग ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस इंसान के पास यूनाइटेड स्टेट में कार है उसको जो है गरीब नहीं समझा जाएगा, ठीक है। पर इंडिया में अगर जो है किसी के पास कार है तो वो बहुत बड़ी लग्जरी होती है। तो हर किसी की पोवर्टी लाइन की डेफिनेशन अलग अलग होती है। बट फिर भी जब हम पोवर्टी लाइन को यहाँ पर जो है डिटरमाइन करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, ताकि जो इंसान को बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी को काटने के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है उसको फिर फिजिकल क्वान्टिटीज़ को रुपीज़ में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्मूला देखें फूड रिक्वायरमेंट का जो इंडिया में फॉलो होता है, वो होता है कैलोरी रिक्वायरमेंट। कैलोरी हम लोगों को मिलती है फूड से, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा। अब ये कैलोरी नीड हर किसी के इंसान के एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क पर डिपेंड करती है। इंडिया में बच्चों लोग अगर आप गाँव में रहते हो तो आपको दिन में 2400 कैलोरी कंज्यूम करनी है। अगर आप शहर में रहते हो तो 2100 कैलोरी कंज्यूम करनी है। और इसके पीछे कारण ये है ज़्यादा और कम का, क्योंकि जो गाँव में लोग रहते हैं वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं एज कम्पेयर टू दी अर्बन एरियाज। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर की बात करें तो बच्चों लोग हम लोगों ने यहाँ पर फिर पैसा लोग कितना कमा रहे हैं उसके हिसाब से भी जो है फूड ग्रेन्स के हिसाब से इसको पीरियोडिकली रिवाइज करते रहते हैं। अब यहाँ पर मॉनेटरी वाइज देखना ज़रा ध्यान से, एज पर द डेटा ऑफ 2011-12 का डेटा ये कहता है कि जो इंसान 2011-12 में 816 रुपये पर मंथ कमा रहा था रूरल एरियाज़ में और 1000 रुपये अर्बन एरियाज़ में, तो वो गरीब नहीं है। डेस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरियाज हैव बीन फिक्स्ड ऑफ हाई प्राइस ऑफ मेनी एसेंशियल प्रोडक्ट इन अर्बन सेंटर्स। अर्बन में महंगाई होने के कारण भी ज़्यादातर लोग अपनी जो भी चीज़ें फिक्स है उसको जो है दूर दूर तक भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बच्चा लोग आप खुद सोचो, एक फैमिली में जिसमें 5 लोग रह रहे हैं, महीने के 4000 जो हैं अगर वो कमा रहे हैं, दे विल बी बिलो द पोवर्टी लाइन। ऑफ सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरिया नीड अ मिनिमम ऑफ 5000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। ये जो आपकी पोवर्टी लाइन है इसको एस्टिमेट किया जाता है नॉर्मली हर 5 साल बाद बहुत सारे सर्वे निकाल के। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको सर्वे निकालने वाली ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं NSSO। ओके, हाउएवर बच्चों लोग आपको एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, ये जो NSSO है या फिर जो किसी भी देश की पोवर्टी लाइन होती है उसको नेशनल पोवर्टी लाइन कहते हैं। ऐसे में ही देश में भी जो ग्लोबल पोवर्टी है उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ पर जो देश की देखती है उसको अपने इंडिया में NSSO कहते हैं, जो हमारी पोवर्टी लाइन को जो है डिफाइन करती है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो उसको वर्ल्ड बैंक देखता है। और वर्ल्ड बैंक का यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पोवर्टी लाइन इज कि हर एक इंसान पर डे $1.90 पर डे कमा रहा है, तो वो गरीब नहीं है। दिस वॉज एज दी 2011 का ये डेटा है। बट फिर भी अगर हम इसको 2011 के समय देखें तो 2011 में अगर कोई इंसान रोज़ के 100-150 रुपये कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, ऐसा कहा जाता था। पर हमें एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी होगी कि हर एक बच्चा या फिर हर एक इंसान तो कमाई भी नहीं करता है। ओनली द वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो काम करते हैं। चलिए फिर एक बार हम यहाँ पर पोवर्टी एस्टिमेट्स थोड़े से देख लेते हैं। ये तो हम लोगों को 3.1 टेबल से क्लियर है कि पोवर्टी रेशियो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। पूरा का पूरा ये जो 3.1 फिगर है इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि 1993 से 1994 में अगर हम परसेंटेज में देखें तो 2011, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही हैं।
ठीक है, तो 45% जो था पुराने समय में, अब 37.2 ही बचा है 2011 में। तो इट केम डाउन टू 22%। 407 मिलियन जो लोग थे, अब वो 270 मिलियन ही रह गए हैं। और धीरे धीरे हम लोगों को समझ आ रहा है कि एवरेज जो डिक्लाइन हो रही है एनुअली, दैट इज़ 2.2%। यानी कि मैम हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें लेटेस्ट डेटा मिलेगा 2022-23 का, तो उसमें और ज़्यादा गरीबी कम हो जाएगी। उसके बाद बच्चों लोग हम बात करते हैं कुछ ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स की जो बहुत ही ज़्यादा पोवर्टी लाइन के काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, और शायद उनके लिए जो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं वो उनके लिए सेम भी नहीं है। जैसे कि कुछ ऐसे लोग जो अलग इकोनॉमिक कैटेगरी और सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पोवर्टी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। उसी के साथ साथ रूरल एग्रीकल्चर लेबर जो होते हैं या फिर अर्बन कैजुअल लेबर्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जो चपेट में आ जाते हैं गरीबी की बहुत ही आम तौर पर। और ग्राफ जो 3.1 है, ये दिखाता भी है परसेंटेज ऑफ पुअर इन ऑल दीज ग्रुप्स, ऑल्दो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पोवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इंडिया इज 22, 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। तो कुछ ऐसे जो हैं यहाँ पर ग्रुप्स हैं हमारे पास जो गरीबी के जाल में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। 34% कैजुअल लेबर्स, और अर्बन एरियाज में भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे कैजुअल लेबर। अबाउट 34% कैजुअल लेबर फर्म, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 29% शेड्यूल कास्ट और ऑल्सो पुअर। डबल एडवांटेज है कि आपके पास ज़मीन भी नहीं है और आपको समाज में भी कोई अधिकार नहीं मिल रहे हैं, और आप गरीबी के जाल में और ज़्यादा फंसते चले जाते हो। अब ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सीरियसनेस प्रॉब्लम जो है दिखाते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारे लोग यहाँ पर गरीब हैं। तो बहुत सारे जो हैं यहाँ पर सॉल्यूशन निकाले गए इन सारे लोगों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दी सोशल ग्रुप्स, देयर इज ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन फैमिलीज। फैमिली में भी जो पुअर फैमिलीज है बहुत सफ़र करती हैं, क्योंकि सम केसेस में विमेन, एल्डरली पीपल और फीमेल इन्फेंट्स को भी जो है इक्वल रिसोर्सेज नहीं मिलता है फैमिली में, जो भी एक गरीबी का नया कारण है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक स्टोरी है शिवाराम की, बच्चों लोग ना शिवारमन की स्टोरी है, जो कि एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। शिवारमन एक जो है छोटे से गांव में रहता था, करूर टाउन, तमिलनाडु में। करूर इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स। देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज। शिवराम एंड कोबलर बाय कास्ट नाउ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चर लेबर फॉर ₹160 पर डे, बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन अ ईयर। वो 6 महीने में सिर्फ पैसे कमा रहा है, बाकी उसको काम नहीं मिल रहा है। एट द अदर टाइम्स वो बाकी सारी अलग अलग तरीके की जॉब्स करता है। उसकी जो वाइफ है शशिकला, वो भी इसके लिए काम करती है, बट उसको बहुत बार काम नहीं मिलता, और अगर काम मिलता भी तो सिर्फ 100 रुपये मिलता है, बल्कि वो सेम काम करती है। सो पोवर्टी इतना डीप रूटेड सोसाइटी की जेंडर को भी इक्वालिटी में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। शिवरमन 65-year-old widowed mother is ill and needs to be helped with the daily course. He has a 25-year-old unmarried sister, 4 children aged between 1 to 16 years. 3 of them are girls, the youngest is a son. उनमें से एक भी लड़की स्कूल नहीं जाती है। बुक्स खरीदना या फिर लड़कियों को स्कूल भेजना एक लग्जरी समझा जाता है, और वो चाहते हैं कि जल्दी से उनकी जो है शादी हो जाए, ताकि उसको उसके एजुकेशन पर भी खर्च ना करना पड़े। उनकी मम्मी जो है वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठी, और वो सिर्फ मरना चाहती हैं। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। जो उनकी बहन और बेटी घर का ध्यान रखती है, वो सिर्फ अपने बेटे को ही स्कूल भेजते हैं। अनमैरिड सिस्टर को तो जो है उसकी बनती भी नहीं उनकी वाइफ से। शशिकला फाइंड्स अ बर्डन विद द शिवराम कैन फाइंड अ सूटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी। फिर उनके घर में एक जो है बोझ समझा जाता है, क्योंकि अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, क्योंकि अच्छा पैसा नहीं है, और उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और वो कभी कभी जो है ही यूज्ड टू ऑफ्टन बाय मिल्क, बट वो अपने बेटे के लिए ही जो है दूध लेके आता था। तो ये सारी सिचुएशन हमें ये दर्शाती हैं कि जो पोवर्टी है वो किसी भी फॉर्म एंड शेप में, सिचुएशन में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल ग्रुप्स एंड द ऑल्सो द जेंडर है ना ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड्स, कि पोवर्टी बहुत सारी चीज़ों को देख के होती है, ना सिर्फ 2 वक्त की रोटी देख के। फिर उसके बाद बच्चों लोग हमें एक और चीज़ यहाँ पर पता चलती है, दैट इज इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे भारत में हर एक राज्य में अलग अलग लेवल ऑफ गरीबी है। हर जगह इक्वालिटी या फिर हर जगह बहुत ही ज़्यादा गरीबी नहीं है। पोवर्टी का ये अलग डायमेंशन है, और हर स्टेट में जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग है। Although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. Recent estimates show while all the India head count ratio was 21.9% in 2011 and 12, states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha had above all India poverty level. As the graph 3.2 shows, ये वाला जो बच्चे लोग आपको यहाँ पर ग्राफ देखने को मिलेगा,
इसमें आप यहाँ पर देखोगे ऑलरेडी हाइलाइटेड बिहार और उड़ीसा रैंक्स नंबर 1 एंड ये हमारे भारत की सबसे ज़्यादा गरीब है, जिनमें 33.7 32.6% रेस्पेक्टिवली लोग गरीब मिलते हैं। उसी के साथ साथ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश में भी ग्रामीण एंड जो है शहरी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। इन कंपैरिजन डिक्लाइन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा हुआ है। इवन पंजाब, हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ की वजह से लोग अब कम गरीब हैं। एग्रीकल्चर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत अच्छा हुआ। केरला में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि चलते फिरती पैसे की मशीन बनाना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी हेल्थ और अच्छी स्किल सिखाई जा रही हैं। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से गरीबी कम होती जा रही है। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु की बात करें तो पीडीएस सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है लोगों की हेल्थ, जिसकी वजह से गरीबी कम हो रही है। अगर अब ये इस इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज हमने अपने स्टेट्स के बारे में पढ़ ली तो थोड़ा एक बार ग्लोबल लेवल की भी ग्लोबल पोवर्टी सीनियरो देखे। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिव इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पोवर्टी डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक। ये तो हमको पता ही कि वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन को डिफाइन करता है, जो कि $1.90 अगर पर डे कोई भी कमा रहा है तो वो ठीक है। ग्लोबल पोवर्टी जो थी वो 36% थी 1990s में, 2015 में वो सिर्फ 10% बची है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल पोवर्टी में रेशियो डाउन हो रहा है, बट ये रीजनल डिफरेंसेस भी लेके आता है। पोवर्टी जो है चाइना में बहुत कम हुई है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत जो है हुई है, बट हर जगह नहीं हुई है। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 88%। Can you imagine? Though in 1981 in China, 88.3% people were poor, and currently if we talk about 2008 तो वहाँ पर सिर्फ 14.7% लोग बचे थे गरीब, and as per 2019 data only 0.6% are poor। तो ये सारी जो थी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई? ऑब्वियसली इन्होंने अपने लोगों के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करा है। कंट्रीज लाइक साउथ एशिया जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में भी डिक्लाइन देखी गई है, बट ये जो डिक्लाइन है काफ़ी ज़्यादा स्लो है। जो 2005 में 34% गरीबी थी, अभी 15.2% गरीबी एज पर द डेटा 2000 है। डिक्लाइन बहुत ज़्यादा हो रहा है सिग्निफिकेंटली, हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हर किसी की अपनी पोवर्टी लाइन की डेफिनेशन अलग होती है और नेशनल एस्टिमेशंस भी अलग होते हैं। अगर हम सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर 2005 में 51% गरीबी थी, 2018 में 40.2 ही हुई। यानी कि हर जगह पर उसकी जो सरकार की पॉलिसीज़ है वो डिफाइन ये चीज़ को करती हैं कि वहाँ पर जो पोवर्टी वो अपने हिसाब से स्लो डाउन करेगी। अमेरिका द रेशियो ऑफ पोवर्टी हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 10% इन 2005 टू ओनली 4% इन 2018। अगर अमेरिका की बात करें बच्चों लोग तो 10 जो थी परसेंट गरीब लोग थे 2005 में, 2018 में तो 4% ही। सो पोवर्टी हैज़ ऑल्सो सरफेस इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक द रशिया, ठीक है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी। तो ये सारा जो 3.2 का डेटा है हमें दिखाता है कि जो पॉपुलेशन जो है $1.90 पर डे कमा रही है वो गरीब नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन को कौन डिफाइन करता है? वर्ल्ड बैंक। और इंडिया की पूछी जाए नेशनल तो उसको करती है NSSO। ये चीज़ें याद रखना। द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट propose and ending poverty of all types by the 2030। तो ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं बाय द यूनाइटेड नेशन वो ये कहते हैं कि पूरे दुनिया में से हम लोग 2030 तक सारी की सारी गरीबी को समाप्त कर देंगे। फिर हम यहाँ पर कुछ कॉजेज एक बार ध्यान से देख लेते हैं गरीबी की क्या क्या कारण होता है। वैसे तो इंडिया की बात करें तो बहुत सारे कारण होते हैं। हिस्टोरिकली हम लोगों ने अंग्रेज़ों के काल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा था। उन लोगों ने हमारी सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, उन हैंडीक्राफ्ट सब चीज़ों को डिस्करेज कर दिया था। हमारे यहाँ से पैसा बहुत ज़्यादा लूटा गया, जिसके वजह से बहुत ही कम जॉब्स और जो कि बहुत ही ज़्यादा कम इनकम लोग कमा पा रहे थे। साथ ही साथ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। अब ये दोनों चीज़ों ने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दोनों ही लेवल पर हम लोग जो हैं फेल हो गए। कौन कौन से लेवल पर? इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग नहीं कर पाए, यानी कि लोग पैसा ही नहीं कमा पाए तो गरीबी के जाल में फंसते चले गए। ऊपर से जनसंख्या बढ़ती गई और इस साइकिल के पहिया में हम लोग उलझते गए और उलझते गए। जब से हम लोगों को इरिगेशन मिला है और ग्रीन रेवोल्यूशन मिला है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी हुई, बट इसके जो इफेक्ट्स थे वो लिमिटेड थे, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहा है शुरू से ही। प्राइमरी एक्टिविटी हम लोग बहुत ज़्यादा इंगेज होकर करते हैं। बट ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया इसने कुछ ही स्टेट्स को गरीबी से बाहर निकाला, बट कुछ ऐसे देश थे या फिर कुछ ऐसे स्टेट्स थी जहाँ पर बच्चे लोग और सब लोगों के एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं रखा जा सकता था। तो लोग काम ढूंढने कहाँ चले जाते थे? शहरों में चले जाते थे। और जब उनको काम नहीं मिलता था तो वो रिक्शा पुलर्स
टेलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स वगैरह बन जाते थे, जहाँ पर उन लोगों को इरेगुलर इनकम है ना, और एक्सपेंसिव हाउसिंग, घर बहुत महंगे होते थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, एकदम किनारों पे रह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पोवर्टी है, बाकी सारे जो भी फीचर्स अवेलेबल होते हैं, सैनिटेशन, क्लीननेस, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अनदर फीचर ऑफ हाई पोवर्टी रेट हैज़ बीन ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हमारा इतिहास रहा है उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में देखना पड़ा कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस गरीबी के ट्रैक में फंस चुके थे। One of the major reason for this is the unequal distribution of land and other resources. Despite many policies, we have not been able to tackle this issue in a meaningful manner. वैसे तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, स्कीम्स वगैरह बनाई जाती है, बट फिर भी हम इससे बाहर नहीं आते, निकल पा रहे हैं। बहुत सारे जो पॉलिसी में इनिशिएटिव्स लिए गए उनकी वजह से थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक तो हुई हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से इफेक्टिवली नहीं हुआ है। Since lack of land resources has been one of the major cause of poverty in India, proper implementation policy could have improved the life of millions of rural people. Many other socio-cultural and economic factors are also responsible. बहुत सारे जो सामाजिक और कल्चरल फैक्टर्स हैं वो भी, बहुत लोगों को रिलीजियस सेरेमनीज़ में यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। ज़्यादातर शादियों में आपको बहुत देखा जाता है, और कि लोग अपने जो हैं जितना उनको खर्च करना चाहिए उससे कहीं अधिक वो लोग खर्च करते हैं, और वो जो हैं उधार के जाल में फंस जाते हैं। और बहुत बार जो फार्मर्स होते हैं अपने सारे जो भी एग्रीकल्चर इनपुट के लिए बड़ा सारा उधार लेते हैं, हार्डली उनके पास कोई सेविंग होते हैं, तो वो बोरो ही करते हैं, और वो उसको पे करते करते विक्टिम बन जाते हैं कर्ज के, और इस कर्ज को पूरा करते करते ही वो गरीबी के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो कुछ एंटी पोवर्टी मेजर्स भी हैं जो भारत सरकार की तरफ से निकाले जाते हैं, और जो ये रिमूवल है पोवर्टी का बहुत ही समय से चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई आज की ही कंसेप्ट है। बहुत ये जो एंटी पोवर्टी मेजर्स हैं, दो तरीके के, दो प्लैंक्स, आपने वो झूला देखा होगा जो एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे जाता है, तो गरीबी के भी एक ऐसा झूला है जो दो बार चीज़ों के बारे में बात करता है। एक जो है कहता है कि इस तरीके से गरीबी को कम किया जाएगा कि आप लोग आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा करें, और दूसरा है कि कुछ एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स बनाए जाए। Over a period of 30 years lasting up to early 80s, there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. अगर हम 80s में देखें, 1980s में तो गरीबी बहुत ज़्यादा थी, बट इवेंचुअली बच्चे लोग चीज़ें आगे बढ़ती गई, इकोनॉमिक ग्रोथ होती गई। 1980s के बाद फटाफट इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो करा, फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। जो 3% हम लोग ग्रो कर रहे थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गया इन द पीरियड ऑफ 1980s एंड 1990s। हायर ग्रोथ की वजह से थोड़ी बहुत गरीबी कम हुई, लोगों के पास पैसा आने लग गया, इकोनॉमिक ग्रोथ, और लोगों को लगा कि अगर अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अच्छी एमएनसीज वगैरह लगाई जाएंगी, तो शायद गरीबी कम हो सकती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को आने लग गई, और लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाने लग गए, क्योंकि उन्हें एजुकेशन का महत्व पता चल गया, इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड। और उन लोगों ने यहाँ पर अपने बच्चों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और उन्हें लगा कि अब तो इकोनॉमिक रिटर्न आने लगेगा। अदरवाइज पहले वो अपने बच्चों से सिर्फ खेती ही करवाते थे, बिकॉज उनको भी नॉलेज नहीं थी। हाउएवर पुअर पीपल को अभी भी इतना एडवांटेज इन सारी इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं मिल पा रहा था। ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशंस। दिस हैज़ अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन poverty is a large number of people still live in village and depend upon the agriculture. फिर भी फार्मर बैकग्राउंड, जो प्राइमरी बैकग्राउंड से लोग थे, उनको अभी भी इतना ज़्यादा जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहे थे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस जब सरकार को कुछ अपने आप से ही एक्शन लेना पड़ा, तो उन्होंने कुछ एंटी पोवर्टी यहाँ पर प्रोग्राम्स निकाले। ऑल्दो बच्चों लोग ये पुअर्स को शायद जो हैं इफेक्ट करें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट सब कुछ तो यहाँ पर स्कीम्स है जो कि जिनके बारे में वर्थ मेंशनिंग है, और हमें पढ़ना भी चाहिए। जो एक स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ द ईयर 2005, ये बहुत ही फेमस एक एंटी पोवर्टी मेजर है, जहाँ पर हर इंसान को जो जॉब पाना चाहता है उसको 100 दिन का रोज़गार मिलेगा, और वो अपनी ज़िंदगी रूरल एरियाज़ में चला पाए। ये बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, जैसे कि ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन के प्रति भी लोगों को जागरूक करता है। 1/3 जो वुमेन्स के लिए जॉब इसमें रिजर्व हैं। स्कीम से 220 करोड़ लोगों को और 4.5 ऑलमोस्ट करोड़ घरों को फ़ायदा हुआ है। SC ST इन वीमेन को भी बच्चे लोग यहाँ पर 23% जो है यहाँ पर फ़ायदा हुआ है, शेयर है उनका 17%, 53%, SC का 23, ST का 17 एंड वीमेन का 53 रेस्पेक्टिवली शेयर रहा है मनरेगा में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
अगर हम इसकी पर एवरेज बात करें, द एवरेज वेज जो है इसमें इंक्रीज होता जा रहा है। रिसेंटली 2018 में जो अनस्किल्ड लोगों के लिए पैसा था वो सारा इंक्रीज कर दिया। यूनियन टेरिटरीज एंड दी स्टेट्स में भी इसमें 281 रुपीज़ पर डे इन हरियाणा, है ना, डिफर करता है हर एक स्टेट में। तो 168 बिहार एंड झारखंड में, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्सिस्टिंग। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हमारी सेकेंड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम है, जो एक अनदर स्कीम थी, 1993 में स्टार्ट हुई थी। द एम ऑफ प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयड एंड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। ये सारे लोगों को मदद करते हैं ताकि अपने स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्रीज को लगा पाएं। फिर हमारे पास जो थर्ड है दैट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको REGP कहते हैं, 1995 में लॉन्च हुआ था। द एम ऑफ प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स। ये पूरा का पूरा जो है 10th 5th ईयर प्लान में ये प्लान करा गया था। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है दैट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये 1919 में लॉन्च हुई थी। इसका एम है दैट ये पुअर फैमिलीज को पोवर्टी लाइन से नीचे लेके आए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, बहुत सारा पैसा जो है सरकारी सब्सिडी वगैरह इनको प्रोवाइड हो। अंडर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम एंड एंटी पोवर्टी स्कीम, जो कि 2000 में लॉन्च हुई थी। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन वगैरह सब सारी चीज़ें, बिजली, पानी, सुख सुविधा सारी। उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम अंत्योदय अन्न योजना, जो कि हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स निकाले गए, इनका रिजल्ट खास तौर पर बहुत ही मिक्स देखने को आप लोगों को मिलेगा। एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर लेस इफेक्टिव इज द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। बहुत सारी सरकारें आती हैं हर साल, नई स्कीम यहाँ पर लेके आती हैं, जो कि बहुत बहुत बार ओवरलैप भी करती हैं और सही लोगों को सही जग टाइम पर वो नहीं पहुँच पाती है। तो थोड़ा हम लोगों को इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग वगैरह भी करना पड़ेगा, ताकि ये सारे प्रोग्राम रियलिटी में को भी कुछ आउटकम लेके आ पाए। फिर आ जाते हैं हम अपने चैप्टर के कंक्लूजन पर कि अभी तक हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं और आगे। देखो, पोवर्टी सडनली इंडिया में डिक्लाइन तो हुई है, बट इतनी सारे प्रोग्रेस के बाद भी हम लोग काफ़ी पीछे, और एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों को फेस करना बचा हुआ है। बहुत सारी वाइड डिफरेंसेस हैं पुअर और जो कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में रहते हैं। कुछ सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी की चपेट में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। पोवर्टी को और ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता है अगले 10 से 15 सालों में, और ये पॉसिबल होगा जब हम हायर इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करेंगे, लोगों को सही एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, जनसंख्या पर थोड़ा रुकाव, और विमेन का एम्पावरमेंट एंड दी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आरक्षण जैसी चीज़ें देना शुरू करेंगे। अब यहाँ तक आते आते हम एक और चीज़ पता चलती, जो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पोवर्टी की, वो अब लिमिटेड नहीं है कि लोगों को सिर्फ मिनिमम चीज़ें चाहिए, यानी कि दे ओनली डोंट नीड द मिनिमम सब्सटेंस, बल्कि उन लोगों को रीजनेबल चीज़ें चाहिए। और ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन पोवर्टी का, ये सिर्फ इतना नहीं है कि वो सिर्फ अपनी 2 वक्त की जो है रोटी कमा पाए, बल्कि ये है कि उनकी एजुकेशन है, उनके पास अच्छा घर है, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या वो जाति और ये लिंग के डिस्क्रिमिनेशन से परे हैं, क्या अभी भी चाइल्ड लेबर भारत में हो रहा है, वर्ल्ड वाइड सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, और पोवर्टी को हर कोई कैसे बदलाव कर रहा है। इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, ये कभी भी रुकेगा नहीं और रुकना भी नहीं चाहिए। होपफुली हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि हम इसकी मिनिमम को नहीं बल्कि मैक्सिमम पर्सपेक्टिव लेके चलने वाले हैं, और बिगर चैलेंजेस अभी भी हम लोगों को बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, जस्ट लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर द पीपल, दीज विल बी इवन बिगर टास्क। और ये सारे टास्क तो और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं हमारे लिए। सो यहाँ तक हम लोगों को सारी डिटेल अबाउट द पोवर्टी इज अ चैलेंज समझ में आएगी, बट एक चीज़ बहुत क्लियरली जो समझ में आई वो ये है कि सिर्फ ये कहना कि किसी चीज़ का सिर्फ होना बहुत ज़्यादा फ़ायदा क्रिएट करता है, बल्कि उसका सही इम्पैक्ट और सही इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा मैटर करता है। सो आई होप आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।